अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएस चाइना न्यू कोल्ड वॉर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस चाइना के रिलेशंस की। तो अगर हम बात करें यूएस चाइना के रिलेशंस की, तो हिस्टोरिकली अगर हम चीज़ों को डिस्कस करें, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वर्ल्ड ऑर्डर की। सबसे पहले जो दुनिया थी वो बाइपोलैरिटी थी, बाइपोलैरिटी की तरफ जा रही थी। और दुनिया फिर उसके बाद क्या होता है, दुनिया दो ब्लॉक्स में जब डिवाइड होती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न के अंदर, फिर फॉल ऑफ यूएसएसआर होता है 1991 के अंदर। और जब 1991 के अंदर यूएसएसआर इंटीग्रेट हो जाती है, तो तमाम की तमाम दुनिया क्या बन जाती है, यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम 1949 के अंदर एक नया टर्न आता है इकोनॉमिक हिस्ट्री में, या फिर हम वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ चली जाती है। और अगर हम अब बात करें तो आज का जो एरा है वो मल्टीपोलर है, यानी कि वहाँ पे मल्टीपल जो डोमिनेंट इकोनॉमीज़ हैं या फिर स्टेट्स हैं वो हाईलाइटेड हैं। अगर हम यूएस चाइना के रिलेशंस की बात करें तो बात स्टार्ट होती है 2001 के अंदर। 2001 में क्या होता है, चाइना ज्वाइन कर लेता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वेस्टर्न ब्लॉक जो है या फिर वेस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के एक मेंटालिटी या माइंडसेट हो जाता है कि चाइना जो है वो वेस्ट में आ चुका है, वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है। इट मीन्स कि अब इसकी इकॉनमी जो है वो लिबरलाइज नहीं होगी और वो हमारे वेस्ट को बेनिफिट देगा। तो वेस्टर्न का एटीट्यूड जो था वो चाइना की तरफ काफ़ी पॉजिटिव था। फिर क्या होता है कि 2012 के अंदर शी जिनपिंग जो कि भी प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो सेक्रेटरी बनते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ चाइना पार्टी। फिर ठीक एक साल बाद 2013 के अंदर वही बंदा यानी कि शी जिनपिंग क्या होता है, वो चाइना का प्रेसिडेंट बन जाता है और वो एक नया और एग्रेसिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को टोटली चेंज कर देता है। और जब वो फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता है यानी कि 2013 के अंदर, तो ये जो टाइम होता है, इस वक्त यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो होते हैं बराक ओबामा। तो बराक ओबामा क्या करते हैं, पिवट टू एशिया एक पॉलिसी डिज़ाइन करती हैं। चाइना को लगता है कि इसने ये पॉलिसी, यूएस ने ये पॉलिसी हमारे खिलाफ बनाई है। तो उसके रिस्पांस में चाइना क्या करता है, शी जिनपिंग एक पॉलिसी बनाती हैं जिस पॉलिसी का नाम है मेड इन चाइना 2025। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस पॉलिसी का एक्चुअल मकसद क्या है। चाइना ने ये चीज़ डिक्लेयर की थी, इस चीज़ का खुद अहद किया था कि आज के बाद चाइना में जितनी भी चीज़ें बनेंगी उसका रॉ मटेरियल भी हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन भी खुद करेंगे और बाहर से हम कोई हेल्प नहीं लेंगे, यानी कि हम सेल्फ सफिशेंट बन जाएंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि बाहर से कोई सामान या रॉ मटेरियल वगैरह हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो यानी कि अगर उन्होंने प्लेन बनाना है, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, अगर उन्होंने प्लेन बनाना है, उसका A to Z जितना भी मटेरियल उनको रिक्वायर होगा वो उसको खुद से प्रोड्यूस करेंगे, या फिर एक छोटी सी अगर कील भी बनानी है तो उसके लिए भी वो सारा मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे। तो ये इनकी पॉलिसी थी चाइना की, मेड इन चाइना 2025 पॉलिसी। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका को फ़ौरन से ये फीलिंग्स आ गई कि अमेरिका को लगा कि भाई चाइना जो है अब हमारे लिए एक थ्रेट बन गया है, क्योंकि ज़ाहिर है यूएस जो था, अमेरिका जो था, वो एक सुपर पावर बना हुआ है, हर तरफ उसी के चर्चे हैं। तो जब उन्हें लगा कि अब चाइना तो अपनी हर चीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी उसने, तो और उसे एक नई पॉलिसी डिज़ाइन कर ली है, तो उसको ये ख़तरा पैदा हो गया कि आने वाले वक्तों में चाइना जो है दुनिया को लीड करेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने, जो कि ट्रंप एक डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, 45th प्रेसिडेंट हैं, जिनका एरा था तकरीबन 2017 से लेके 21 तक, उन्होंने एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी चाइना के ख़िलाफ़। तो यहाँ से एक्चुअल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि बराक ओबामा के टेन्योर के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ डिज़ाइन होती हैं। और असल जो एक्चुअल ट्रेड वॉर है वो कब स्टार्ट होती है, डोनाल्ड ट्रंप के एरा के अंदर। फिर जो ट्रेड वॉर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेड वॉर बदल जाती है टेक्नोलॉजिकल वॉर में। ज़ाहिर है जदीद दौर है तो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है, तो ट्रेड वॉर बदल जाती है टेक्नोलॉजिकल वारफेयर में। ये जो सारा का सारा टाइम होता है, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो बाइडेन का दौर है। यहाँ पे एक चीज़ को दोबारा समझने की कोशिश करें, जो मेड इन चाइना पॉलिसी बनती है वो बनती है बराक ओबामा के टेन्योर में। फिर उसके बाद ट्रेड वार स्टार्ट होती है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में।
और फिर टेक्नोलॉजिकल वार जो कि कन्वर्ट होती है, ट्रेड वॉर को रिप्लेस करती है, वो जो बाइडन के एरा में होती है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करें लाइक कि यूएसएसआर यानी कि जो ओल्ड कोल्ड वार थी उसका और न्यू कोल्ड वार में क्या डिफरेंस है, तो चलिए जी इस तरफ भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें ओल्ड कोल्ड वार की तो ये स्टार्ट होती है 1947 से लेकर 1991 तक, और न्यू कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी 2013 में, जो कि अब तक चल रही है। अब यूएसएसआर या यूएस के दरमियान जो ओल्ड कोल्ड वार थी, पहली वजह तो ये है इनके दरमियान फ़र्क की कि वो जो कोल्ड वार थी वो यूएसएसआर और यूएस के दरमियान थी, यानी कि सोवियत यूनियन के दरमियान थी। अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की इकोनॉमी की तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड थी, यानी कि वो दुनिया पे नहीं छाई हुई थी एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो वो आइसोलेटेड इकोनॉमी थी। दूसरा अगर हम बात करें यूएसएसआर का जो टोटली फोकस था वो मिलिट्री पे था, यानी कि वो खुद को मिलिट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे कि उनको लगता था कि अगर हमने ये वॉर लड़नी है तो हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उन्होंने अदर फैक्टर्स पे तवज्जो नहीं दी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जो अंदरूनी मामला थे, वो अपेरेंटली वर्ल्ड वार 2 के बाद लोगों में एक लहर दौड़ गई खौफ हिरास की कि जो सोवियत यूनियन है या फिर यूएसएसआर जो है वो इनहेरेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम बात करें यूएसएसआर की एक्चुअल की, तो वो एक्चुअल में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उस वक्त एक प्रेसिडेंट थे इनके, मिखेल गोर्बाचेव, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था रिफॉर्म सिस्टम ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। तो जो पेरेस्ट्रोइका जो था, इसका मकसद क्या है, अब यहाँ पे इस चीज़ को अगेन इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। पेरेस्ट्रोइका जो था, इसका मतलब ये था कि जो यूएस ने हमें पॉलिसीज़ बताई हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई हैं, मिखेल गोर्बाचेव ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। अभी जीत और हार का फैसला नहीं हुआ था। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सोवियत यूनियन यूएसएसआर के उन पॉलिसीज़ को अपनाना शुरू कर दिया, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो तमाम जो वर्ल्ड थी, अदर रिमेनिंग वर्ल्ड जो थी, उसका एक माइंडसेट बन गया कि यूएसएसआर ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, और ये र्यूमर फैल गई कि ये जो जंग थी, ये जो कोल्ड वार थी, इसे यूएसएसआर हार चुका है। अब अगर हम बात करें न्यू कोल्ड वार की, तो न्यू कोल्ड वार में कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि यूएस और चाइना के दरमियान में है। चाइना की जो इकॉनमी है वो पूरी दुनिया में छाई हुई है। इसके अलावा यूएसएसआर ने सिर्फ अपना फोकस रखा था मिलिट्री पे, बट चाइना को पता है कि यूएसएसआर के डाउनफॉल की क्या वजह बनी, तो उसने सबक हासिल किया यूएसएसआर से। उसने ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली एडवांस बनने की कोशिश की। फिर दूसरी बात यह है, यूएसएसआर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। चाइना जो है अपेरेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और इनहेरेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसके अलावा लीडरशिप इज़ नॉट विलिंग टू चेंज इट पॉलिटिकल सिस्टम। अब जो गलती यूएसएसआर ने की थी, मिखेल गोर्बाचेव ने क्या किया था, उसने उनकी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर ली थी। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यूएसएसआर की जो शिकस्त हुई थी या फिर उसकी र्यूमर जो फैली थी, और फिर ज़ाहिर है यूएसएसआर को वो माननी पड़ी। तो ये सारी कब हुई थी, जब उन्होंने यूएस की दी हुई पॉलिसीज़ को ऑप्ट करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो पपिट बन गए थे यूएस के हाथों। तो ये एक्चुअल में डिफरेंस था। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो इन न्यू कोल्ड वार हु इज़ स्ट्रॉन्ग, यानी कि कौन सी नेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें चाइना की, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जीडीपी की बात करें, तो चाइना की जीडीपी जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो $1 ट्रिलियन थी। अगर करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करें तो अब उसकी जो जीडीपी है वो 18.2 ट्रिलियन है। इसके अलावा उन्होंने डिज़ाइन किया नेशनल रिजुविनेशन विजन को। चाइना ने दावा किया है कि 2049 तक, यानी कि 2049 के तक चाइना जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री होगा। अब अगर हम यूएस की बात करें तो सबसे बड़ी यूएस में जो अभी उसकी डिफीट की वजह बन सकती है, या फिर स्टिल अभी जो उसके अंदर जो एक मामला चल रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। और फिर इसके अलावा जो प्रॉस्पर, इन्होंने क्या किया, ट्रंप ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, प्रॉस्पर अफ्रीका की इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट करने की स्थानीय कि हम इन्वेस्ट करेंगे $79 बिलियन। लेकिन फिर जब यूएस को लगा कि अब कोल्ड वार स्टार्ट हो गई है हमारी चाइना के साथ, तो उन्होंने अपने सारे वसाइल को इकट्ठा किया और सिर्फ वो लगे चाइना के ख़िलाफ़ अपनी जंग जीतने में।
तो चाइना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अफ्रीका के अंदर चाइना ने पूरे 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी। इससे क्या हुआ, इससे यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई हो गई। यूएस में क्या हो गया, एक इम्पीरियल ओवर रीच हो गई, ठीक है, यानी कि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रशिया जो है इस वक्त ईस्टर्न ब्लॉक में चाइना का एज ए यंगर ब्रदर वर्क कर रहा है। रशिया ईस्टर्न ब्लॉक में एज ए यंगर ब्रदर वर्क कर रहा है चाइना में, और इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा चाइना और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं, 4300 किलोमीटर का बॉर्डर इनके दरमियान में है। इसके अलावा इनके आपस में यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। जर्मनी जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है चाइना का, रूस और चाइना का इत्तेहादी पूरे अमेरिका का इत्तेहादी बन गया है और तश्कील दी है यूरोपियन स्ट्रैटेजी 2023। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं इटली की। इटली ने क्या किया है, उसने विड्रॉ कर दिया है BRI से 2023 के अंदर। जर्मनी और नीदरलैंड ने स्टॉप कर दिए हैं अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स देना चाइना को। यूरोप एंटी चाइना बन गया है और उसने अपना एजेंडा जो इख्तियार किया वो एंटी चाइना का एजेंडा है। अमेरिका ने इस्टेब्लिश कर दिया है क्वाड, ऑकस क्वाड और ऑकस, दो अलग टॉपिक, इन्हें हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडियन प्रैग्मेटिज्म का अब एक एजेंडा उठाया है इंडिया ने, यानी कि इंडिया एक शातराना चाल चल रहा है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इंडियन प्रैग्मेटिज्म की अप्रोच को ऑप्ट किया है, यानी कि उनके दोनों कंट्रीज़ के साथ, यानी यूएस और चाइना के साथ इक्वल रिलेशन है। ना तो वो चाइना से अपनी जंग कर सकता है और ना यूएस के साथ। अपनी इकोनॉमी के लिए वो डिपेंड करता है चाइना पे और रशिया से वो एक सस्ता ऑयल इंपोर्ट करता है। और इसके अलावा अगर बात करें यूएस की, तो यूएस के लिए वो हेल्प उसकी मांगता है डिफेंस अलायंसेस के लिए। तो ये थी हमारी आज की न्यू कोल्ड वार जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त दरमियान है यूएस और चाइना के। और अगर हम बात करें, वही वर्ल्ड ऑर्डर है जो पहले था ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो चाइना की सपोर्ट में हैं, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो यूएस की सपोर्ट में हैं। हमने ना सिर्फ इनकी सपोर्ट्स को देखा बल्कि साथ में डिस्कस किया इकोनॉमिकली कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रैटेजिकली या फिर मिलिट्री की वजह से कौन कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।